नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, FCI, नाबार्ड, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है, चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीली क्रांति इंगित करती है कुक्कुट पालन से, कृषि से, खाद्य प्रसंस्करण से या मत्स्यिकी से। आपको बताना है नीली क्रांति किसे इंगित करती है। तो इसका संबंध हो जाएगा मत्स्य से, यानी कि मछली उत्पादन से जो संबंधित है उसको नीली क्रांति कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शुष्क खेती का जोत कितना है? 70%, 60%, 50% या 40%। यहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग का कितना क्षेत्र है ये आपको बताना है। तो ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं? यानी कि जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष के अंदर 750 mm से कम वर्षा होती है, 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ड्राई फार्मिंग यानी कि 750 mm से कम वाले वर्षा वाले क्षेत्रों को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। एक पूछता है यहाँ से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो जहाँ पर बरसात 750 से लेकर 1150 mm होती है, वैसे क्षेत्रों को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया बोला जाता है। और एक पूछा जाता है रेनफेड, ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि जहाँ पर वर्षा 1150 mm से अधिक होती है, ऐसे क्षेत्र को रेनफेड एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र बोला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के अंदर पूछता है वर्षा कितनी होती है, तो भारत के अंदर 1190 mm वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर भारत में शुष्क खेती का जोत पूछा कितना % होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? ठीक है, पहली मानव निर्मित फसल बताना है कौन सी है। गेहूं, टिट्रिकेल, चावल या बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिट्रिकेल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है इन दोनों का क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ है, तो इसका क्रॉस भी आपको याद होना चाहिए। टेट्रिकम स्टाइवम, इसका क्रॉस किसके बीच में हुआ? सिकेल सीरियल के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे, सिकेल सीरियल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके टिट्रिकेल निकाला गया। एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया है टिट्रिकेल। ठीक है, तो रिम्पू नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसको विकास किया गया है, रिम्पू नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस किसके किसके बीच में हो, तो याद रखेंगे गेहूं क्रॉस राई। ये क्या है? गेहूं क्रॉस राई दोनों हैं, याद रखेंगे। कहीं कभी कभी गेहूं और जई दे देते हैं, कंफ्यूज मत होना, गेहूं और राई के बीच में क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, बीटी जिसको बैसिलस थोरीजेंसिस कहा जाता है, जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहा जाता है? कार्बनिक कपास, अकार्बनिक कपास, ट्रांसजेनिक कपास या नॉन ट्रांसजेनिक कपास। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटी कॉटन क्यों उत्पन्न किया गया है? क्योंकि कपास के अंदर एक कीट है जिसको पिंक बॉल वर्म के नाम से जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जीन स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, बैसिलस थोरीजेंसिस जीन ट्रांसफर किया गया इसके अंदर, जिससे पिंक बॉल वर्म की समस्या दूर हो सके। ठीक है, याद रखेंगे। तो यह एक प्रकार का ट्रांसजेनिक कपास है। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है? ट्रांसजेनिक कपास है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी दोस्तों 5 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पित्त क्रांति, जिसको पीली क्रांति कहा जाता है, का संबंध किससे है? दूध से, दलहन से, फसलों से या तिलहन से? तो यहाँ बात करेंगे दूध उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम स्थान यूपी का है, सेकंड स्थान पर राजस्थान का है। ठीक है, प्रथम स्थान पर राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान पर राजस्थान है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का फर्स्ट रैंक रखता है, याद रखिए फर्स्ट रैंक है। और इसी को दूध से संबंधित जो क्रांति है इसको हम सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद क्रांति के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे। दलहन से जो संबंधित क्रांति है उसको कहते हैं प्रोटीन क्रांति। ठीक है, किस नाम से कहते हैं? प्रोटीन क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फसलों से संबंधित जो क्रांति है जिसको हरित क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह फसल से संबंधित है, या फसलों से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं, या खाद्यान्न क्रांति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, खाद्यान्न क्रांति भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। खाद्यान्न क्रांति, हरित क्रांति फसलों से संबंधित है। एक आती है रेनबो क्रांति। रेनबो क्रांति का मतलब होता है जितनी भी क्रांतियां हैं सबको एक साथ लेकर चलने वाली, समग्र क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने वाली, यानी कि समग्र कृषि का विकास एक साथ करने वाली क्रांति को क्या कहते हैं? रेनबो क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, पित्त क्रांति का संबंध पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलहन से संबंधित है। इसको विकास किसने किया था? कौन लेकर आए थे? तो सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा, याद रखेंगे, सैम पित्रोदा रहेगा। सैम पित्रोदा के द्वारा इसको लाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि मौसम व्ययशाला का मानक आकार कितना होता है? ठीक है, ये 4 प्रकार के तापमापी होते हैं जो कृषि के रूप में प्रयोग में लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कृषि में प्रयोग होने वाले तापमापी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, 4 प्रकार के होते हैं तापमापी, याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट याद रखेंगे अधिकतम तापमापी। ठीक है, अधिकतम तापमापी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। थर्ड नंबर पे आता है हमारा शुष्क बल्ब। ठीक है, शुष्क बल्ब आता है। 4 नंबर पे आता है हमारा आर्द्र शुष्क बल्ब। ठीक है, आर्द्र शुष्क बल्ब, शुष्क बल्ब। ये 4 प्रकार के तापमापी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और वर्षा से संबंधित जो यंत्र काम में लेते हैं, एक रेन गेज का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, मौसम से संबंधित है ये तीनों, रेन गेज, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर और एक वायु दिक सूचक यंत्र। ठीक है, वायु दिक सूचक यंत्र, ये मौसम से संबंधित यंत्र हैं। ठीक है, जो कि बताया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कृषि मौसम व्ययशाला का मानक कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर 180 फुट इंटू 120 फीट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्या कहलाती है? कौन सी किरण होती है? बैगनी किरण, पाराबैंगनी किरण, लाल किरण या अवरक्त किरण? यहाँ पर बात करेंगे लाल किरण जो होती है कृषि के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से लाभदायक किरण होती है। कौन सी? लाल किरण। ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा होता है? शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल होता है। इसके नीचे क्या होता है? समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल के अंदर ही पाया जाता है क्या? ओजोन परत। ठीक है, क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत ही क्या होती है? पाराबैंगनी किरण होती है। ये आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। कपास में डोडे खुलने की क्रिया को बढ़ाने हेतु पत्तों को गिराने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? थायोडाया, जुरान 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या NAA3 0 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या कोल्चिसिन 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या TGA 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाया डाया जुरान 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं,
इसमें क्या होते हैं, पत्तों को हम गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है, डोडे खुलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कपास, रुई जो खुल जाते हैं डोडे, उसके चुनाई के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। माधुरी मक्का के किस वर्ग की उन्नत किस्म है? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में जो होता है, इसके अंदर जो किस्में आती हैं, रत्ना आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ठीक है, रत्ना, शक्ति और प्रोटीन, प्रोटीना, ठीक है, रत्ना, शक्ति, प्रोटीना, ये किस्में आ जाएंगी क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न के अंदर। तो यहाँ पर पूछा है माधुरी मक्का किस वर्ग की किस्म है, तो ये आ जाएगी स्वीट कॉर्न के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके अंदर ये मीठी होती है, कच्ची अवस्था में इसको खा सकते हैं, ठीक है, तो स्वीट कॉर्न इसलिए इसको कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। फसल लॉगिंग एक प्रकार की विधि है, ये किससे संबंधित है? मृदा उर्वरकता का मूल्यांकन करते हैं, उच्चतम पैदावार हेतु पोषक तत्व के निर्धारण के विश्लेषण योजना बनाते हैं, या फसल में नुकसान का आकलन करते हैं, या उर्वरकों की उपयुक्तता परीक्षण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्चतम पैदावार हेतु पोषक तत्वों के निर्धारण के विश्लेषण हेतु योजना बनाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृदा उर्वरकता का मूल्यांकन करते हैं किसमें? ये प्रयोगशाला में किया जाता है, याद रखेंगे, प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है, STL इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? ज्वार में, अल्फा अल्फा में, बाजरा में, सूरजमुखी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा अल्फा में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेडिकागो सेटाइवा, ठीक है, मेडिकागो सेटाइवा, सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। ये अधिकतर अल्फा अल्फा अगर ऑप्शन में नहीं दिया, लूसन में भी, लूसन के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है, और रिजका के अंदर भी ये देखने को मिलता है। लूसन, रिजका और अल्फा अल्फा तीनों के अंदर ये अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज़ और, अल्फा अल्फा क्या है पूछा जाता है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार का हरा चारा होता है, ठीक है, अल्फा अल्फा हरा चारा होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। बीज जीवता परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? ठीक है, इसको सीड वाइबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है, सीड वाइबिलिटी बोला जाता है, बीज जीवन परीक्षण, ठीक है, जीवता परीक्षण इसको कहा जाता है। तो इसमें कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम भी आपको 2,3,5 ट्राईफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण इसको कहा जाता है। इसके अंदर सीड को डाला जाता है, जो सीड मतलब जीवित रहते हैं, अंकुरित होने के लायक होते हैं, वो गुलाबी रंग के होते हैं, और जो डेड सीड होते हैं, जो अंकुरित नहीं होने वाले होते हैं, वो किसी प्रकार का उस पर कलर नहीं आता है, ठीक है। ये एक प्रकार का बीज जीवन जीवता परीक्षण जो होता है, एक प्रकार का ये बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, याद रखेंगे। थायोरिया में कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? तो T2 टेस्ट काम में लिया जाता है, ये भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है, ठीक है, आधार बीज के जो थैली होती है जिसके अंदर आधार बीज रखा होता है, ठीक है, उस पॉलीथीन के ऊपर जो टैग लगा होता है वो किस रंग का होता है? किससे चिन्हित किया जाता है? सफ़ेद रंग का होता है, हरा रंग होता है, नीला रंग होता है, या सुनहरी पीला होता है? देखिए, सीड कई प्रकार के होते हैं, नाभिकीय बीज होते हैं, प्रजनक बीज होते हैं, ठीक है, और आधार बीज होते हैं, प्रमाणित बीज होते हैं, पंजीकृत बीज होते हैं। लेकिन नाभिकीय बीज जो होते हैं उस पर किसी प्रकार का टैग नहीं होता है। प्रमाणित बीज, प्रजनक जो बीज होते हैं, ठीक है, जो प्रजनक बीज होते हैं उस पर टैग किसका होता है? किस कलर का होता है? तो पीले कलर का उस पर टैग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आधार बीज का किस कलर का होता है? आधार बीज का भी आपको याद होना चाहिए। तो आधार बीज का सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, आधार बीज का सफ़ेद रंग का होता है। एक होता है प्रमाणित बीज, ठीक है, प्रमाणित बीज का जो टैग का कलर होता है वो होता है नीला, ठीक है, कैसा होता है? नीला। एक होता है पंजीकृत, ठीक है, पंजीकृत बीज का जो टैग होता है वो होता है बैगनी,
याद रखेंगे बैगनी कलर का होता है। तो यहाँ पर पूछा आधार बीज का, तो आधार बीज का हो जाएगा सफ़ेद, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, एकल संकरण से, द्विसंकरण से, त्रिस्तरीय संकरण से या शीर्ष संकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल संकरण से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। संकर किस्में प्रथम बार निम्नलिखित में से किस फसल में विकसित की गई। ठीक है, संकर किस्म बताना है, प्रथम बार कौन सी विकसित की गई थी, ज्वार, मक्का, प्याज या अरंडी, इन चारों में से बताइए। तो मक्का के अंदर विकसित किया गया था संकर किस्म, पहली हाइब्रिड। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सी किस्म थी, तो किस्म का नाम भी याद रखेंगे, गंगा 1। कब लाई गई थी, 1961 के अंदर, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इस पर बिना टाइम पास किए हुए अधिकतर क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। ट्रिटिकम स्टाइवम, ट्रिटिकम वालगेयर, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ट्रिटिकम स्टाइवम जो होता है इसको मैक्सिकन गेहूं भी कहा जाता है, मैक्सिकन वीट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिटिकम ड्यूरम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैक्रोनी गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की फसल की कुल जलमांग कितनी होती है। ठीक है, गन्ने में जो जलमांग होती है, सर्वाधिक जलमांग जो होती है किसकी होती है, गन्ने की होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी जलमांग जो होती है वो कितनी होती है, 1500 से लेकर, ठीक है, 1500 से लेकर ये होती है 2500 एम। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एम में अगर पूछता तो 1500 से लेकर 2500 एम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब इसको चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 एम होता है। ठीक है, 10 एम होता है। तो इससे हम 10 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो उसके नज़दीक रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वैसे अधिकतम जो होता है इसका 150 से लेकर कितना होता है, 250 सेंटीमीटर ये होता है किसकी, गन्ने की जलमांग। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है डैश 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 एम से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्षा दिवस कहा जाता है, कितना एम। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.0। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 एम से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस क्या कहलाता है, फसल वर्षा दिवस कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है 0.5 से लेकर 0.75, 0.03 से लेकर 0.20 या 2.20 से लेकर 0.50 या 0.75 से लेकर 1.00। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 0.20 से लेकर 0.50। ये हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, अगर यही पूछ लेता शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है तो 0.03 से लेकर 0.20 होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चुकंदर किस कुल से संबंधित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। चुकंदर की फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, चिनोपोडिएसी, पीडेलिएसी, यूफोर्बिएसी या सिफेरी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनोपोडिएसी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीडेलिएसी की बात करें तो जितनी तेल वाली क्रॉप्स होती हैं पीडेलिएसी में आ जाएंगी, यूफोर्बिएसी में आंवला आ जाएगा। ठीक है, आंवला जो फल है
वो उसकी फैमिली कौन सी है, यूफोर्बिएसी, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, रासायनिक तौर पर सर्वाधिक सक्रिय मृदा वाला कण कौन सा है, बालू, सिल्ट, मृतिका, कंकड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो रंध्राकाश होते हैं, ठीक है, रंध्राकाश जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं। ठीक है, इसको सैंडी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, किसकी खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, नीम की खली, नारियल की खली, अरंडी की खली या मूंगफली की खली। तो इसमें पूछा है सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किसकी खली में पाई जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नारियल की खली में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, सघन रोपण कला सबसे पहले किस फलदार वृक्षों में की गई, आम में, अमरूद में, सेब में या केला में। तो आम के अंदर कुछ फल, कुछ वैरायटियां हैं जैसे जिसके अंदर सघन रोपण किया जाता है, जैसे आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली और दशहरी, इसमें क्या किया जाता है, सघन रोपण का कार्य किया जाता है। अमरूद में भी किया जाता है, सेब में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और सघन रोपण कला सबसे पहले किस फलदार पौधे पे किया गया था, तो सेब के अंदर किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केला में भी कुछ वैरायटियाँ हैं, 2x2 पे लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेब पर किया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर भारत में बैर बडिंग कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है। ठीक है, एक होता है प्रूनिंग, एक होता है बडिंग। ठीक है, कटाई छटाई जिसको प्रूनिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रूनिंग के बारे में ही पूछ लिया जाता है। प्रूनिंग की बैर में प्रूनिंग कौन से महीने में करते हैं, तो प्रूनिंग 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, बैर के अंदर सबसे बेस्ट समय होता है 15 अप्रैल से 15 मई प्रूनिंग का समय। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है सुसुप्तावस्था बैर के अंदर कब पाई जाती है, तो मई जून के अंदर सुसुप्तावस्था पाई जाती है। अब देखिए सवाल ये उठता है, चाहे बैर के अंदर हम टी बडिंग करें, चाहे रिंग बडिंग करें, चाहे कोई सी बडिंग करें, तो सबसे अच्छा जो समय माना गया है उसका जुलाई से लेकर सितंबर का महीना माना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, जिन पादपों में अत्यधिक शुष्क और गर्म वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स या मीसोफाइट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे पादपों को जीरोफाइट्स कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त, यार, मित्र जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करें तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से खजूर की अगेती किस्म कौन सी है तो सबके सब खजूर की किस्में, लेकिन इसमें से बताना है अगेती किस्म कौन सी है। समरान, मेडजूल, हलावी, खदरावी, इन चारों में से बताइए कौन सी खजूर की अगेती किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हलावी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको खजूर का वैज्ञानिक नाम भी याद होना चाहिए, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। एक प्रकार का पॉम वाले प्लांट्स है और इसको एरिकेसी फैमिली में रखा गया है और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इराक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है, यानी कि सॉफ्ट नोज है एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये बताना है किसका है, कौन से फल का है, खजूर का, नींबू का, आम का, सेब का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंगो का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो मैंगो होता है, तो मैंगो के अंदर जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, यहाँ पर सड़न उत्पन्न हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है सॉफ्ट नोज। ठीक है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल होता है। ये किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, पूसा मेजेस्टिक किसकी किस्म है, आम की, अनार की, पपीता की, करौंदा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पपीता की। पपीता की किस्म है पूसा मेजेस्टिक, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आम की किस्म आपको याद होना चाहिए, आम्रपाली है, दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी, अर्का, ठीक है, और ओलूर, सिंधु, चौसा, ये सब मैंगो की वैरायटियाँ हैं,
ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। अमरूद का बौना मूलवृंत कौन सा है? ठीक है, अमरूद का बौना मूलवृंत बताना है कौन सा है। पूसा सृजन, रंगपुर लाइम, खिरनी या करना खट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा सृजन जो है अमरूद का बौना मूलवृंत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जो कहाँ से निकाला गया है? दिल्ली से निकाला गया है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बैर की किस्म नहीं है? इसमें से बताना है बैर की किस्म नहीं है। गोला, गोमाकृति, इलायची, जोधपुरी रेड। तो यहाँ पर गोला जो है किस्म ये बैर की है। इसके साथ साथ सेब जो है किस्म ये भी बैर की किस्म है। एक चर्चा में है थाई एप्पल, ठीक है, काफ़ी चर्चा में किस्म है थाई एप्पल। तो ये भी किस्म किसकी है? ये भी बैर की किस्म हो जाएगी। गोमाकृति ये भी बैर की किस्म है। इलायची सीडरलेस वैरायटी बैर की है, याद रखेंगे। लेकिन जोधपुरी रेड जो है ये बैर की किस्म नहीं है, ये किस्म किसकी हो जाएगी? अनार की किस्म हो जाएगी, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त हुआ। कि कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो अगर चाहते हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जितने में, सबके पास शेयर जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।